हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने यूरोपीय क्रांति पढ़ ली थी, किस तरीके से जो है नेशनलिज्म यूरोप में फैला। आज हम लोग जो है एक जो क्रांतियों का युग बोले तो ये जो रिवॉल्यूशनरी थी उसका जो एरा आया, ये कब से कब तक रहा। पहली बात तो जो रिवॉल्यूशनरी एरा था वो 1832 1848 तक रहा। देखिए, बात ऐसे स्टार्ट होती है कि जो यहाँ पे वही रूढ़िवादी लोग, ठीक है, गंदी सोच वाले लोग जो थे, उन सारी व्यवस्थाओं ने क्या था कि अपनी जो पावर्स थी उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए यूरोप के अलग अलग जगह पर जो उदारवाद और राष्ट्रवाद, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो आपकी क्या था, जो क्रांतियाँ थीं उनसे जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के जो राज्य थे वो ऑटोमन साम्राज्य था, उसके सूबे और आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। तो ऐसा था कि जो ये क्रांतियाँ हुई थी, इनका जो ये अगर बताएं कि किसने किया, तो जो लिबरलिज्म था, उदारवाद, और नेशनलिज्म, इन दोनों में जो पढ़ा लिखा जो एक वर्ग था, जो पढ़े लिखे हुए लोग थे, कुछ थे, उन लोगों ने इस चीज़ का नेतृत्व देखा, और जिसमें प्रोफेसर भी थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क थे, बिजनेस करने वाले लोग भी थे, और मिडिल फैमिली के लोग भी थे। सबसे पहले अगर हम डिस्प्यूट की, विद्रोह की बात करें, तो ये फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बूरबा वंश के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं कि बूरबा राजा का क्या रोल था। तो बूरबा राजा, जो बूरबा वहाँ के बूरबा के जो शासक थे, राजा थे, 1815 के बाद में जो वहाँ पे रूढ़िवादी प्रतिक्रियाएं हुई, उनके दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। मतलब वो थोड़ा निरंकुश टाइप के थे, तो उनको उस जगह से हटा दिया गया। उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों का मतलब हटा क्या दिया गया, उस जगह पर वो वापस से जो पहले हट गए थे उस जगह पर आकर के वो वापस से स्थापित हो गए थे, ठीक है। और फिर क्या किया, जो लिबरलिज्म वाले थे, जो उदारवाद से पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है, उन लोगों ने बूरबा वंश का जो राजा था उसको उखाड़ के फेंक दिया, और उसकी जगह पर क्या था कि एक वापस से राजतंत्र की, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। संवैधानिक राजतंत्र अगर बताएं तो जो राजतंत्र तो है, राजा वगैरह तो वैसे ही रहेगा, लेकिन क्या है उसमें संविधान की भी बात है, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए बने होते थे। और इसका जो मेन हेड की बात करें तो उस समय इसका हेड जो था लुई फिलिप था। ये जो राजतंत्र बनाया गया उसका हेड लुई फिलिप था। एक मैटरनिक हुए हैं, उन्होंने कहा था उस समय कि जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस स्नीजिंग करता है, तो पूरे यूरोप को, जितना भी यूरोप है उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। अगर इसकी बात करें तो फ्रांस छींकता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, मगर फ्रांस में कोई भी हलचल होती है तो उस पूरी हलचल को पूरे यूरोप में देखा जा सकता है। कुछ भी प्रतिक्रिया, कुछ भी हुआ एक्शन, अगर कोई भी रिवॉल्यूशन हुआ तो अदर पार्ट में भी देखा जाएगा। ऐसे जुलाई की जो रिवॉल्यूशन थी, उसमें ब्रसल्स में भी एक डिस्प्यूट उत्तेजित हुआ, भड़क गया था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गए थे। ये दोनों मतलब अपने आप में अलग हो गए थे, और एक पूरी एक घटना हुई, ठीक है। उसमें क्या था, जितने भी पढ़े लिखे उससे आते थे, अच्छे यूरोप के जो पढ़े लिखे लोग होते थे, वो उनमें जो है नेशनलिज्म की इमोशंस को डाला गया, भावनाएं डाली गई, और उसी का परिणाम था, उसी का ही रिजल्ट जो था वो यूनान का आपका स्वतंत्रता संग्राम था, यूनान का फ्रीडम था। क्या था कि 1500 में यूनान जो था वो ऑटोमन साम्राज्य का एक पार्ट था। यूनान जो था 15 सेंचुरी में ऑटोमन साम्राज्य था, उसका एक पार्ट था। यूरोप में जितनी भी रिवॉल्यूशनरी वगैरह होती थी, ठीक है, यूनानियों का भी उससे संबंध रहता था। और यूनान उस समय बताया ना मैंने कि एक ऑटोमन एक साम्राज्य था, उसका एक पार्ट था। उसकी आज़ादी के लिए उसने अपनी फ्रीडम के लिए 1821 से
जो उसका संघर्ष था, उसका स्ट्रगल था, उसने चालू किया। यूनान में जो आपके राष्ट्रवादी थे, यूनान में जो नेशनलिज्म के से इफेक्टिव लोग थे, का निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों को भी समर्थन मिला। मतलब जो है यूनान को क्या है कि यूनान के लोगों का तो मिला ही मिला, साथ में जो अगर बात करें यूरोप के जो पश्चिम पार्ट था, ठीक है, उसका भी बेटा समर्थन मिलता है। और कवि और कलाकार, समझना, जितने भी वहाँ के कवि थे और कलाकार थे, उन्होंने क्या किया, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। मतलब वहाँ की जो यूनान है वो जित पूरी यूरोपीय जो कल्चर है उसका एक उसको सपोर्ट, उसको साधता है, उसको पालता है, जैसे माँ बच्चे को पालती है, उसी तरह का यूनान यूरोप के कल्चर को पालता है। और एक मुस्लिम साम्राज्य था, ठीक है, मुस्लिम कंट्री थी, उसके खिलाफ जो है यूनान को संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। एक अंग्रेज राइटर हुए हैं लॉर्ड बायरन, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था और बाद में वो युद्ध भी लड़ने गए थे। लॉर्ड बायरन 1824 में बायरन की बुखार से डेथ हो जाती है, फीवर आ जाता है तो डेथ हो जाती है। और 1832 में फिर क्या होता है, कुस्तुनतुनिया एक जगह है, ठीक है, उसकी ट्रीटी होती है और यूनान को एक फ्री स्टेट का वैल्यू मिल जाता है कि यूनान आज से फ्री स्टेट हो गया। फिर अगर बात करें कि और क्या क्या हुआ होगा, तो देखिए यहाँ पे जो वहाँ की संस्कृति थी, वहाँ का कल्चर था, उस कल्चर ने भी बहुत भूमिकाएं निभाई। अब कल्चर की बात करें, ठीक है, तो अगर जर्मन की बात करें तो एक जर्मन का एक फिलोसफर हुआ है योहान गॉटफ्रीड, इसने बताया कि जो जर्मन की जो संस्कृति है, जर्मन का जो कल्चर है, वो आम लोगों में, उसको डॉस वॉल को बोलते हैं वो लोग वर्ड में, उसमें है, लोगों में है। इसकी जो लोक संस्कृति है, इसका म्यूजिक है, इसका सब कुछ है, ये सब है उन लोगों में। फिर क्या हुआ, इसको वापस लाना और जो लोकल लैंग्वेज हैं उन पे बल दिया गया, उनके फोर्स किया गया, ठीक है, और लोक साहित्य को एकत्रित करके वापस से सब कुछ किया गया। और अपने जितना भी मैसेज होता था उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका उद्देश्य जो था वो पहुँचाना था। जिसमें से मेन दिक्कत ये आ रही थी कि ज़्यादातर लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। और ये बात अगर बात करें तो खासकर पोलैंड पे लागू होती थी। इसका अगर हम 18वीं सेंचुरी की बात करें तो इसके लास्ट में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे बड़ी जो पावर्स थी, उन्होंने क्या किया था, विभाजन कर दिया था। अब पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए अगर बात करें तो राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। पोलैंड जो था क्या फ्री नहीं था, वो बताया था मैंने कि पोलैंड का एक पार्ट जो है दे दिया गया था, तो वो फ्री नहीं था, मसलन कैरोन वगैरह राष्ट्रीय संघर्ष में उनके। फिर अगर बात करें तो 1831 में रूस के खिलाफ एक विद्रोह और हुआ, रूस के खिलाफ। अच्छा, क्यों डिस्प्यूट हुआ ये मैं बता दूं। बात ऐसी थी कि भाषा में सब लोगों को अपनी अपनी बोलने की वैल्यू थी कि कोई कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, ठीक है। रूस ने जब कब्जा कर लिया था उस क्षेत्र पे, तो उसके बाद पॉलिश भाषा को ही स्कूलों से बलपूर्वक हटा दिया गया। पॉलिश लैंग्वेज चलती थी वहाँ पे, उस पॉलिश लैंग्वेज को वहाँ से हटा दिया गया। हटाने के बाद क्या हुआ कि उसने रूसी लैंग्वेज को ही हर जगह यूज़ करना पड़ा, और ये ज़बरदस्ती हो गई एक तरीके से कि रूसी लैंग्वेज ही आप यूज़ करोगे, पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं करोगे। 1831 की अगर बात करें तो रूस जो था उसके विरुद्ध बताया ना कि एक डिस्प्यूट हुआ और अनेक सद तो लेकिन रूस ने इसको कुचल दिया, ठीक है, जितने भी ये नेशनल ये होते थे। तो इसके बाद जो है इसका और वहाँ पे जो पूरी अब अगर बात करें तो रूस ने क्या किया
हाँ, अभी ऑर्डर दे दिया था कि जो है पॉलिश लैंग्वेज का आप धार्मिक शिक्षा यानी रिलीजियस जो जितना भी आपको स्टडी करानी है धर्म से संबंधित, उस पे आप पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसको रूसी जो अधिकारी थे, वहाँ के जो मैनेजर थे, उन लोगों ने इसको बहुत ही बुरी तरीके से दबाया। पादरी और बिशप जो थे वहाँ पे, पादरी बोले तो जो चर्च वगैरह में होते हैं, उनको जो है जेल में डाल दिया गया था और साइबेरिया भेज दिया गया। अगर हम बात करें क्यों क्यों भेजा गया था, क्योंकि उन्होंने रूसी लैंग्वेज का प्रचार करने से, उसको पब्लिश करने से मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यही बात थी, फिर यही जो अगर रूसी संघर्ष के रूप में अगर हम बताएं रूस प्रभुत्व के विरुद्ध, भाषा ही ये पॉलिश लैंग्वेज थी। दूसरी चीज़ आती है क्या, भूख और कठिनाई, भूख की वजह से, हंगर्स की वजह से, या लोगों का डिस्प्यूट हुआ, क्या खाने की कमी हो गई थी? हाँ, हंगरशिप हो गई, उसकी कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई जिसके वजह से जो है पीपल्स में डिस्प्यूट हुआ। अगर हम बात करें इसी पे तो 1830 का टाइम था, यूरोप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी उस समय। अगर हम पहले भाग की बात करें तो ये जो पूरा यूरोप था उसमें जनसंख्या जो पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। और ज़्यादातर जो कंट्री थी वो नौकरी ढूंढने वालों की तादाद में रोजगार से अधिक थी। मतलब क्या था कि वहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा थी और जो है नौकरियों की संख्या कम थी, जो भारत की स्थिति है। यहाँ लोगों की संख्या तो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे नौकरियों की संख्या बहुत कम है। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त अगर बात करें, शहरों में जाकर भीड़ से भरी गरीब जो बस्तियाँ थी रहने लगी। क्या था कि ग्रामों में भी उतना ज़्यादा नहीं था, तो वो सब शहर की तरफ भागे मजदूरी वजदूरी करने के लिए, तो वहाँ भी भीड़ बढ़ गई। फिर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में मशीनें आ गई थी, तो मशीन से 10 कपड़े बनाता था तो ये लोग एक बनाते थे, और मशीन से बने कपड़े की एक मजबूती अलग होती थी और हाथ से बने कपड़ों की मजबूती का अलग होता था इफेक्ट। तो वो सस्ता भी होता था जिससे इन लोगों को बड़ा ही प्रॉब्लम हुआ। इंग्लैंड में क्या था, उद्योग वगैरह लग रहे थे, ठीक है, कपड़ा वगैरह ने इंग्लैंड ने बहुत जो है लोगों को बेरोजगार किया। यूरोप के वो एरिए जहाँ पे कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में थे, मतलब जो यूरोप के ऐसे जगह है जहाँ पे जो पैसे वाले वर्ग थे और अभी भी बोले तो राज्य सत्ता में थे, ठीक है। खाने पीने की चीज़ें क्या था, उनका जो है वैल्यू बढ़ गई थी, प्राइस बढ़ गया था। और क्या था उसी साल क्या बोलते हैं उसको, वहाँ की जो कृषि थी, ठीक है, वहाँ की फसल थी, ठीक है, वो सब जो है ख़राब हो गई थी और बहुत बुरी तरीके से गरीबी फैल गई थी। 1848 में ऐसा ही एक टाइम आया जहाँ पे खाने पीने की कमी हो गई थी और बेरोजगारी से पेरिस के जो लोग थे वो सड़क पर आ गए थे और जगह जगह पर जो है विरोध करने लगे, ठीक है, आंदोलन किए। लुई फिलिप जो था वो भाग गया, उसको इस आंदोलन से वो क्योंकि जनता की जो डिमांड थी वो पूरी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो सत्ता छोड़ करके लुई फिलिप भागने पे मजबूर कर दिया गया उसको, देश छोड़ने पे। नेशनल असेंबली जो थी जहाँ पे हमने बताया था वोटिंग वगैरह होती थी, गणतंत्र की घोषणा करते हुए, गणतंत्र बोले तो लोगों का राज्य, ठीक है, 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया। अब ध्यान देना बेटा, 1848 के बाद नेशनल असेंबली में क्या किया गया, जो गणतंत्र था, जो लोगों की याद घोषणा, डेमोक्रेटिक की घोषणा करते हुए, उस घोषणा मतलब जो है अगर बोले ऑर्डर देते हुए, ऑर्डर पास कराते हुए, जितने भी 21 ईयर्स से ऊपर के लोग थे वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया। और जो है क्या चीज़ दी गई, इसमें वर्क की गारंटी भी दी गई कि आपको काम दिया जाएगा, गारंटी दी गई।
इसके लिए राष्ट्रीय कारखाने बोले तो फैक्ट्रीज लगाई गई, नेशनल फैक्ट्री। 1845 में सिलेसिया में जो बुनने वाला वर्ग होता है, ठीक है, मतलब बुनकर अगर बात करें तो सिलाई विलाई जो कपड़ा वपड़ा का सब काम करते हैं, ठीक है, कीट पालन वगैरह, उन्होंने क्या किया था, ठेकेदार के 1845 में सिलेसिया में, हाँ ठीक है, ठेकेदार के जो खिलाफ थे बुनकरों ने, उन्होंने उनके खिलाफ डिस्प्यूट कर दिया। और जो वहाँ से उनसे जो क्या था कि उनको ठेकेदारों को वो लोग कच्चा माल देते थे, रेशम का धागा निकाल के देते थे, ये सब देते थे, माल देकर इनमें कपड़ा ले लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे, माल ज़्यादा देते थे और उससे जो कपड़ा बनता था वो बहुत कम होता था। ठीक, एक बोले तो पत्रकार हुआ, ठीक है, पत्रकार बोले तो प्रेस का आदमी हुआ एक, विल्हेम वॉल्फ, उसने सिलेसिया का एक गांव की घटना का बताया है। कह रहा है कि ये जो गांव हैं इनमें 18,000 आबादी वाले लोग हैं। इस गांव की जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो 18,000 के आसपास है। सूती कपड़ा, कॉटन जो है उसको जो बुनना कॉटन का बुनाई होती है, ठीक है, उसकी सिलाई विलाई जो भी होती है, ठीक है, उसका बिजनेस सबसे बड़ा है यहाँ पे, कॉटन का काम सबसे ज़्यादा है। और जो वहाँ पे मजदूर है, लेबर है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। काम के लिए बहुत लोग बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी हैं। ठीक, बहुत सारे लोग हैं तो क्या हुआ कि मजदूरी उतनी नहीं दे रहे हैं। 4 जून को दोपहर 2 बजे क्या था, बुनकरों की एक भीड़ थी, 4 जून को दोपहर के 2 बजे के आसपास भीड़ थी बुनकरों की, अपने घरों से निकली और 2 कतार में, मतलब 4 जून की तारीख थी और 2 बजा था, ठीक है, बुनकर जो थे, जो वही सिलाई विलाई जो करते थे, कपड़ा वपड़ा का काम करते थे, ठीक है, उनकी भीड़ निकली, अपने घर से निकली और 2 कतार में चलते हुए ठेकेदार की जो बंगला था, ठेकेदार का जो हवेली थी, कोठी बोला है, ठीक है, वहाँ पहुँचे। ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे, मतलब पहुँचे क्यों थे, क्यों निकले थे, क्यों जरूरत पड़ गई, पैसा नहीं था, जितना काम कराते थे उतना पैसा नहीं देते थे, तो उस पैसे के लिए, ज़्यादा पैसे की मांग के लिए वो लोग गए। फिर ठेकेदार ने क्या किया, कभी उनको जो है बड़ी बुरी तरीके से भगाया, ठीक है, और कभी उनको धमकी दी। फिर क्या हुआ कि उनको अपने बच्चों की वगैरह की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, अपने परिवार के लोगों की, तो वो लोग ज़बरदस्ती घर में घुस गए और जो खिड़की फर्नीचर वगैरह जो सब कुछ रखा था, उन लोगों ने उस ठेकेदार के घर के तोड़ने शुरू कर दिए। और अगर बात करें तो कपड़े के जो थे सब लूट ले लिए और सब जला वला दिया। ऐसे व्यक्ति उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया, सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसे 11 बुनकरों को गोली मार दी गई थी, ठीक है, सेना बुला ली गई। सेना बुलाने के बाद जो है वो टकराव हुआ, फिर उसके बाद जो है 11 बुनकर थे, 11 जो लोग थे उनको गोली मार दी गई। अब अगर हम बात करें तो 1848 के उदारवादी क्रांति की बात करते हैं। 1848 के उदारवादों की क्रांति की बात करते हैं कि क्या था लेबरलिज्म ने। अभी तक तो चलो शिक्षित वर्ग नहीं था, अब पढ़ा लिखा वर्ग भी रिवॉल्यूशन करेगा। कैसे करेगा, जब उसने देखा कि 1848 में कि यूरोप में जो है, जो ये गरीबी है, बेरोजगारी, यहाँ रोजगार नहीं, भूखमरी, भूख से लोगों का हाल खराब है, ये चीज़ें हैं, लोग इतना पढ़े लिखे होकर उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो क्या किया कि फरवरी 1848 की घटनाओं ने राजा को गद्दी छोड़नी पड़ गई थी और वहाँ भी डेमोक्रेटिक काफ़ी जगह पे लगाया गया। यूरोप के अन्य पार्ट में जहाँ पे अभी तक क्या था कि स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, पूरी तरीके से फ्री नहीं हुए थे, जैसे जर्मन हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगोरियन, ये सब थे।
संविधानवाद की ये मांग को राष्ट्रीयकरण की मांग से जोड़ दिया गया, तो फ़ायदा उठाया और प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनने आज़ादी वगैरह पे यहाँ भी काफ़ी हुआ। जर्मन के इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक बनाया। 18 मई 1848 को 31 निर्वाचित जो प्रतिनिधि सजे द जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपनी पोजीशन ले ली। यह संसद सेंट पॉल चर्च में ही बनाई हुई थी। अगर हम बात करें पूरी तरीके से कि जब प्रतिनिधियों ने ऐसे राजा को सौंप दी गई संसद के अधीन रहना था। पेशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो था, फोर्थ था, उसने जो है ताज पहनाने की पेशकश की। मतलब एक ऐसा राजा होना चाहिए जो है कि राष्ट्र कंट्री के सारे नियम कानून को फॉलो करता हो। ठीक है। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। ठीक है। ऐसे में क्या था कि जहाँ कुलीन वगैरह जब ऐसी बात कर दी गई कि राजा जो है पूरा स्टेट पे लोगों के अनुसार काम करेगा, तो सेना और जो पैसा वाला वर्ग था उसकी विरोध बढ़ गया और समाज का आधार जो था वो कमज़ोर हो गया। अच्छा, ये था कि लिबरलिज्म जो हुआ आंदोलन मूवमेंट, उसमें महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। महिलाओं को भी राजनीतिक जो पॉलिट्री वो था पॉलिटी का, वो अभी नहीं पता है कि क्या हुआ। अगर हम बात करें चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल ऑफ फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़ा होने। मतलब क्या हुआ कि जो है जब सभा आयोजित करी गई तो उसमें महिलाओं को केवल जो है दर्शक बन के देखने की आज्ञा थी, बाकी उनको एक्स्ट्रा कुछ करने की अनुमति नहीं दी गई। मतलब आओ फ्रैंकफर्ट संसद में, फ्रैंकफर्ट में, वहाँ आकर खड़े होकर सिर्फ देख सकते हो, बाकी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम कुछ कर सकते हो। ठीक। हालांकि रूढ़िवाद ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन वो क्या था कि वो पुरानी जो थी व्यवस्था थी, कुछ टाइम लगेगा उसको चेंज होने। 1848 के बाद क्या हुआ, यूरोप की निरंकुश राजशाही उन परिवर्तन को आरंभ किया। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र और रूस में भूदासत्व को बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई थी हैब्सबर्ग में। जी ठीक है। हंगरी के लोगों ने ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की, इसलिए निरंकुश नागरिकों प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में आपके जो कि अगले दिन आएगा हम लोगों का, उसमें हम लोग जर्मनी और इटली के कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत जल्दी हम लोगों का ये